सर गुड आफ्टरनून। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना सेशन फ्रॉम येस्टरडे और आज हम बात कर रहे हैं लोनलीनेस एंड ग्रीफ की। ग्रीफ मतलब कि किसी को खो जाने के बाद, किसी करीबी को खो जाने के बाद जो दुख है या शोक जो होता है उसको हम कैसे हैंडल करें, उसका हम कैसे सामना कर सकते हैं, उसमें से हम कैसे, उसमें क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं, उसको कैसे समझें, उससे कैसे बाहर निकलें, उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो अगर हम शोक या जो किसी को खो देने के बाद जो फीलिंग्स होती है, जो महसूस होता है, क्या उससे असर हम पर पड़ सकता है, उसकी बात करें तो जो एक दुख होना, शोक होना किसी के को खो जाने के बाद जो होता है, किसी भी लॉस के बाद जो होता है, वो एक बहुत ही नेचुरल रिस्पॉन्स है, बहुत ही नॉर्मल रिस्पॉन्स है। वो सबको होता है, हम सब इस चीज़ से गुजर चुके हैं कि कभी अपने करीबी खोया है तो उसके बाद हम अलग अलग दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है, इंसान पे बहुत ज़्यादा असर भी पड़ता है। ये जो तकलीफ होती है, जो पेन होता है किसी को खो देने का, वो कई बार बहुत ज़्यादा हमारे को पूरी तरह से काबू कर लेता है। वो पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वो तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि कई बार इंसान कुछ कर नहीं पाता उस तकलीफ के सामने। जब हमें बहुत ही परेशान करने वाले, बहुत ही नकारात्मक सोच आने लगती है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ देने वाला इमोशंस महसूस होते हैं। ये दुख हो सकता है, शोक हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंसान शॉक में जा सकता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, यकीन ना हो पाना, ऐसे दुख का सामना ना कर पाना, बहुत ज़्यादा उदासी होना, ये सब बहुत ही नॉर्मल रिस्पॉन्स है कुछ भी, किसी भी शोक के स्टेट में या फिर किसी भी को भी खो देने के बाद। इसकी वजह से हमारे शारीरिक भी हम पे असर पड़ सकता है, फिज़िकल हेल्थ जो होती है उस पर भी इंसान के असर पड़ सकता है। नींद ना आना, भूख ना लगना, ठीक से खाना पीना ठीक ना हो पाना, सोच विचार क्लियर ना हो पाना, सोच विचार भी हमारे इसकी वजह से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ये सब, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन है। ऐसा ऑलमोस्ट हर इंसान को किसी भी कुछ भी खो देने के बाद होता है। और जितना बड़ा हम करीबी हमारा रिश्ता होगा या जितनी बड़ी चीज़ हमने खोई है अपने जीवन में, उतना ही ज़्यादा ये शोक या ये सब हमें महसूस होगा। इसके साथ साथ जो एक चीज़ आती है जो यहाँ पे भी ज़रूरी है बात करने की, वो है अकेलापन। कई बार जब हम किसी को खो देते हैं तो एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंसान को परेशान करती है वो है अकेलापन। अकेलापन और अकेला होना दो अलग चीज़ें हैं। इंसान अकेला होके भी कई बार ठीक होता है, लेकिन कई बार जब हमें ऐसा लगता है कि हम इमोशनली, मतलब किसी तरीके से महसूस करने के तरीके से बिल्कुल अकेला महसूस करें, हमारे आसपास लोग हो तब भी हम अकेला महसूस कर सकते हैं। तो ये एक स्थिति है जो हम महसूस करते हैं, एक मानसिक स्थिति है। अगर हम बात करें, जैसा कि हमने कहा, शोक की, किसी के चले जाने के बाद अकेलापन एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो इंसान को महसूस हो सकती है। और कुछ खो देने के बाद ये अकेलापन और शोक दोनों बहुत ज़्यादा जो हम महसूस कर रहे हैं, हमारी सोच है, उसे कॉम्प्लिकेट कर देती है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है। अकेलापन भी, जैसे कि कल हमने बात की, मानसिक स्थिति को बहुत ज़्यादा बिगाड़ सकता है। इसके अलावा हमारी जो शारीरिक स्थिति है उस पर भी फ़र्क, वो जो स्ट्रेस होता है, वो जो तनाव है अकेलापन का, वो उस पर भी इफ़ेक्ट डाल सकता है। रिसर्च ने दिखाया गया है कि अकेलापन की ये जो स्थिति होती है, मानसिक स्थिति, इसकी वजह से इंसान की जो रिस्क होता है ज़िंदगी को, ये भी बढ़ जाता है। इसके साथ साथ कई शारीरिक बीमारी, Please note, the meeting is being recorded. या फिर दिल की कोई बीमारी, हार्ट डिजीज़ और डिप्रेशन, ये सब अकेलेपन की वजह से बढ़ सकते हैं, इनके चांसेस। अगर हम
शोक की बात करें, जब हम किसी को खो देते हैं, और हम सभी ने कोविड में, पैंडेमिक में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सामना किया है। आई थिंक सभी ने इस चीज़ को बहुत करीबी से देखा है अपने आसपास होते हुए। साथ ही जिस तरह का आप सब काम करते हैं उसमें किसी को खो देने का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, बहुत तनाव भरा भी काम होता है। तो जो शोक होता है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। हम जब भी किसी को खोते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मली होती हैं इस प्रोसेस में। सबसे पहले तो होता है डिनाइल, जिसे बोलते हैं कि यकीन ना हो पाना। तो सबसे पहले इंसान शॉक में चला जाता है, यकीन नहीं होता, ऐसा लगता है कि ये हमारे साथ नहीं हो सकता ऐसा। इस स्टेज के बाद इंसान वो आगे बहुत ही गुस्से की स्टेज में भी जा सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आना एक और नॉर्मल रिस्पॉन्स है इस प्रोसेस का। ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। आसपास की सिचुएशन पे गुस्सा आना या आसपास के लोगों पे गुस्सा आना। कई बार हमारा अगर सिचुएशन पे बिल्कुल कोई हमारा कंट्रोल नहीं है तो इंसान भगवान पे ब्लेम डाल सकता है और बहुत ज़्यादा हमें गुस्सा आता है इस सिचुएशन में। गुस्से से आगे बढ़े तो इस प्रोसेस में आता है कि हम कैसे इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं, कि मतलब कोई ऐसा तरीका है कि हमने जो खो दिया है हमें वो वापस मिल जाए। कोई भी ऐसा तरीका है जिसे कि हम बार्गेनिंग कहते हैं, कि मैं कुछ भी दे सकता हूँ अभी, वो जो पहले हमारे पास था वो वापस मिलने के लिए, उसको वापस लाने के लिए। तो इस तरह के इमोशंस आना, जैसे कि मैंने कहा यकीन ना होना, फिर गुस्से में बदल जाना, फिर चाहना कि किसी भी तरीके से हमें वो वापस मिल जाए, ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है जो चलते हैं शोक में। इससे आगे बढ़ते हैं तो कई बार उदासी का भी एक फेज़ आता है जिसमें कि इंसान बहुत लंबे समय तक उदास भी रह सकता है, बहुत ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कल हमने उदासी के बारे में भी बात की थी कि बहुत ज़्यादा रोना आना या फिर किसी भी कुछ भी करने का मन ना करना। अब पहले जो चीज़ें अच्छी लगती थी अब उन्हें करके अच्छा नहीं लगता। ये सब चीज़ें भी एक शोक के स्टेट में किसी को खो देने के बाद होने वाले दुख में ये सब भी हो सकता है, जिसे हमने कल डिप्रेशन की बात की थी। तो एक वो सैडनेस वाला, उदासी वाला स्टेज भी आता है। अगर हम इससे आगे बात करें तो जब हम ये पूरा अपना जो शोक है जो हमने खो दिया है, अगर हम उसे प्रोसेस कर लें, अगर हम उससे आगे बढ़ पाएँ ठीक तरीके से, उसको वो जो हमने खोया है उस चीज़ को, उस दुख को पूरी तरीके से समझ के उससे आगे बढ़ पाते हैं, तो हम पहुंच पाते हैं एक्सेप्टेंस में। मतलब कि ये एक पीस हो जाना कि जो हुआ है उसे यकीन कर लेना, जो हुआ है उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना इमोशनली कि हमारे साथ ऐसा हुआ है और अब हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो वो एक्सेप्टेंस एक आखिरी स्टेज होती है शोक की, कुछ भी खो देने के बाद जो हमें महसूस होता है उसकी। अगर हम जो कि अभी बात की, ये जो सब हमने स्टेजेस की बात की है, यकीन ना होना, गुस्सा आना, कुछ भी देने की बात करना, वो उसे वापस लाने के लिए उस इंसान को, या फिर उदासी होना, ये सब ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से हो। हम इन सब इमोशंस को एक साथ भी महसूस कर सकते हैं, कभी एक कभी दूसरा भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम साथ ही साथ आगे चल के एक एक्सेप्टेंस की स्टेज पे पहुंच जाते हैं नॉर्मल ग्रीफ प्रोसेस में। इसके साथ साथ एक ग्रीफ रिएक्शन होता है, मतलब जब हम शोक में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं किसी को खो देने के बाद। इसमें हो सकता है कि हमारे इमोशंस जो हैं, जो हम महसूस कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने लगे। कभी बहुत गुस्सा आ रहा है, कभी उदासी हो रही है, कभी चिड़चिड़ापन भी आ रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ये शिफ्ट होना, ये बदलाव आना हम जो महसूस कर रहे हैं उसमें बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। हमें घबराहट हो सकती है, जैसे कि हमने कहा, गुस्सा आ सकता है। कभी कभी बहुत लोगों में गिल्ट की एक फीलिंग होती है जो कि बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, कि मतलब अपने ऊपर कई बार हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, या अपने को कहना कि हमने शायद कुछ ऐसा किया हो, या हम कुछ ऐसा क्यों नहीं कर पाए कि हम उस इंसान को बचा पाए। आई थिंक हम सब ने पैंडेमिक में भी ये चीज़ बहुत महसूस की है, जहाँ पे कि चीज़ें कंट्रोल के बाहर थी, लेकिन एक गिल्ट बहुत ज़्यादा रह जाता है कई बार, स्पेशली अगर हमने किसी को बहुत ही ट्रॉमेटिक सिचुएशन में खोया है, बहुत ही ज़्यादा गंभीर परिस्थितियों में हमने किसी को खोया है, तो हमें ये भी लगता है कि
तो हम यहाँ हैं और वो इंसान नहीं है, तो उसमें हम अपने ऊपर वो चीज़ लेने लगते हैं और हमें बहुत गिल्ट हो सकता है। इसके अलावा बार बार विचार आना जिन्हें हमने खो दिया है, जिस इंसान को, उसके बारे में बहुत सोचना, उनके बारे में विचार आना बहुत ही कॉमन चीज़ है। ये भी शोक का, ग्रीफ का एक प्रोसेस है। रोना आना, छोटी छोटी बातों में हमें याद आना जो भी पुराना हुआ है और फिर रोना, क्राइंग स्पेल्स जिसे बोलते हैं, वो आना भी नॉर्मल है ऐसे प्रोसेस में। कई बार शारीरिक तनाव भी बढ़ जाता है, शारीरिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, पेन्स हो सकते हैं, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स जैसे कि हार्ट रेट बढ़ना घबराहट में या बॉडी में टेंशन बढ़ना, ये भी कॉमन है। ऐसे में इंसान कई बार अपने आप को एकदम अकेला कर लेता है, लोगों से दूर होने लगता है, अकेले रहना पसंद है, किसी से मिलना पसंद नहीं है, और अवॉइड करना बाहर जाना, अवॉइड करना बाहर ना जाना, काम पे लोगों से ज़्यादा बात ना करना, ये भी शोक का एक हिस्सा है। बेचैनी रहना, जैसे हमने कहा घबराहट के साथ शरीर में भी बेचैनी रह सकती है, और ध्यान न लगना, हम काम कर भी रहे हैं तो उस पर हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ये सब जो हैं, ये लक्षण जो हैं या ये सारे जो प्रोसेसेस हैं, ये एक बहुत ही नॉर्मल ग्रीफ रिएक्शन है कि शोक में कुछ खो देने के बाद हम सब के साथ ऐसे लक्षण हमें महसूस हो सकते हैं। तो ये जो ग्रीफ का प्रोसेस है, ये कॉम्प्लिकेट कब हो जाता है, ये कब ऐसा होता है कि हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है और ये नॉर्मल से ज़्यादा वर्स हो रहा है, हमें इस चीज़ में कुछ ना कुछ हेल्प की ज़रूरत है। ये तब होता है, इसकी कुछ चीज़ें हैं। एक नॉर्मल इंसान के लिए अगर हम किसी को खोते हैं और हम शोक की स्थिति में हैं, हमें ये सब महसूस हो रहा है, उदासी, गुस्सा, अकेलापन, ये 6 महीने से 1 साल तक नॉर्मल प्रोसेस होता है, जिससे इंसान उससे बाहर निकल पाता है, अपनी लाइफ के साथ कैरी ऑन कर पाता है, आगे बढ़ पाता है। लेकिन अगर यही चीज़ 1 साल से ज़्यादा, 2 साल तक इंसान उस चीज़ को नहीं भूल पा रहा है, आगे नहीं अपनी लाइफ कैरी ऑन कर पा रहा है, ये हमारे काम में बाधा डाल रहा है, बाहर लोगों से मिलने में बाधा डाल रहा है, तो फिर ये कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ कहलाता है। अगर कभी हमने किसी को खोया है और एकदम से हमने कोई रिएक्शन नहीं दिया, हमें वो दुख महसूस नहीं हुआ, हम नम हैं, शॉक में हैं, और हमें 1 साल बाद, 2 साल बाद वो चीज़ें सारी याद आती हैं और हमें ये सारे जो हमने लक्षण बात किए हैं वो उस समय नहीं हो रहे हैं, उस समय हम ठीक हैं, और हमें 1-2 साल बाद हो रहे हैं, बहुत टाइम बाद खोने के उस इंसान को। तो ये डिलेड ग्रीफ, मतलब बहुत देर से आने वाले शोक में भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट हो सकती है, और ऐसे में हमें हेल्प की ज़रूरत होती है। अगर ये सारे जो हमने लक्षणों की बात की, अगर ये ना हो तो वो भी एक प्रॉब्लम है। अगर हम इस प्रोसेस से ना गुजरे, हम शोक में, हमें कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, हम नम हो गए हैं, एकदम सुन्न हो गए हैं, तो ऐसे में भी हमें हेल्प की ज़रूरत है उन सब इमोशंस को, उस दुख को प्रोसेस करने के लिए। अगर हमारा ग्रीफ 1 साल से लंबा चल रहा है, 2 साल, 3 साल तक चल रहा है, तो भी हमें हेल्प की ज़रूरत है। अगर हम ये जो शोक का प्रोसेस है, हमने किसी को खोया है, हमने किसी सहकर्मी को, किसी फैमिली मेम्बर को, किसी बहुत ही करीबी को खोया है, और उसके बाद हमें, जैसे हमने कल भी बात की थी, डिप्रेशन की लक्षण बहुत सारे एक साथ हो रहे हैं, उदासी होना, कुछ अच्छा ना लगना, कुछ करने का मन ना करना, या फिर हमें घबराहट बहुत ज़्यादा हो रही है, दिन भर दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं, तो घबराहट की प्रॉब्लम, डिप्रेशन की प्रॉब्लम, अगर कोई भी मानसिक प्रॉब्लम, बीमारी इसके साथ आ रही है, तो ऐसे में भी हमें कोई प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, किसी को दिखाने की ज़रूरत है। अगर हमारे जो शोक का स्थिति है, मानसिक स्थिति है, अभी उसके साथ साथ हमें शारीरिक प्रॉब्लम्स भी आने लग गई हैं बहुत ज़्यादा, जो अभी शुरू हुई हैं इन मानसिक परेशानियों के साथ, तो ऐसे अगर एसोसिएटेड कोई शारीरिक बीमारी भी आ जाती है, तो ऐसे में भी हमें देखना ज़रूरी है कि इसका हमारी मानसिक स्थिति से क्या रिलेशन है, हमारे शोक से क्या रिलेशन है, और प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है। तो यूजुअली अगर हमें बात करते हैं कि इससे आगे कैसे बढ़ना है, इससे बाहर कैसे निकलना है, जैसे हमने कहा, ये सब लक्षण जो हैं, उदासी होना, गुस्सा आना, दूर हो जाना लोगों से, अकेलापन, नॉर्मल है, ये सबको होता है। लेकिन हमें, अगर ये बहुत लंबा चला गया है
या हम इससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इनमें से कुछ नहीं होता हमें महसूस, तो फिर ऐसे में हमें कुछ चीज़ों पे हम काम करते हैं। उनमें से एक चीज़ जो यूजुअली शौक में हम महसूस भी करते हैं वो ये कि एक्सेप्टेंस, हम कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट करें, इस रियलिटी को, जो अब हमारे आसपास की जो रियलिटी हो गई है वो ये है कि वो इंसान हमारे साथ नहीं है। उस रियलिटी को, या वो जो हमने खो दिया है उस इंसान को, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। जो भी हमें महसूस हो रहा है उन सारे इमोशंस को हम कैसे समझें, उन सब को समझना और उन्हें अच्छे से देखना कि हमें एग्जैक्टली क्या महसूस हो रहा है। किसी को घबराहट हो सकती है, किसी को गुस्सा आ सकता है, किसी को गिल्ट भी हो सकता है, किसी को पुरानी बातें याद करके रिग्रेट भी हो सकता है। तो उन सब इमोशंस को जो हम महसूस कर रहे हैं समझना ज़रूरी है। अपने आसपास के इन्वायरमेंट में एडजस्ट होना वापस से, किसी को खो देना बहुत बड़ी चीज़ है। हमारे आसपास की रियलिटी चेंज हो जाती है, हमारा इन्वायरमेंट, हम उसी जगह पे जा रहे हैं, अब कैसे हम उस इंसान के बिना एडजस्ट करें, तो उसको उस इन्वायरमेंट में दोबारा से एडजस्ट होना धीरे धीरे बहुत ज़रूरी है। जिस इंसान को हम याद कर रहे हैं, जिसे हमने खो दिया है, उसको याद हम रखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना और ये कैसे करना है वो बहुत ज़रूरी है समझना। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज़ कि जो भी ये ग्रीफ प्रोसेस होता है, शोक का जो प्रोसेस होता है, गुस्सा आना, उदासी होना, चिड़चिड़ापन लगना, घबराहट होना, यादें आना बहुत सारा, इनसे घबराना नहीं है। ये जैसे कि हमने कहा बहुत ही नॉर्मल प्रोसेस है। फीलिंग महसूस होना, ये सारी फीलिंग्स बहुत नॉर्मल है। हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल इनमें दब जाएंगे और ये पूरी तरीके से हमें घेर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इनसे धीरे धीरे बाहर भी निकल जाते हैं और इन्हें महसूस करना बहुत ज़रूरी है। बल्कि हमें एक समय रखना है उन सब लॉसेस को सोचने का, उनको पूरी तरीके से सोचने का, एक्सेप्ट करने का, हमें क्या महसूस हो रहा है इस इंसान के जाने के बाद, इस जो हमने खो दिया है अपनी ज़िंदगी से, उससे हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है। ये सब के लिए एक समय रख के इसको सोचना, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ कि हम उसको दूर पुश कर दें और बोले नहीं हम ऐसा महसूस ही नहीं करेंगे, और हम जब भी हमें ऐसा महसूस हो, ऐसे कोई विचार आए, हम उन्हें धक्का मारे कि आप यहाँ से चले जाएं मेरे दिमाग से, वो नहीं होता। और ज़रूरी है कि हम उन्हें पूरी तरीके से एक्सेप्ट करें। अपने जो भी ऊपर आपको महसूस हो रहा है उसके अंदर देखना कि एक्चुअली क्या है जो महसूस हो रहा है। क्या मुझे गुस्सा महसूस हो रहा है? क्या मुझे रोना आ रहा है? क्या मुझे गिल्ट है कि मैं इधर हूँ और वो इंसान इधर नहीं है? बहुत सारी ऐसे फीलिंग्स हो सकती हैं जो कि वो ऊपर से जो दिख रहा है उसके अंदर है। तो वो सारी फीलिंग्स को समझना बहुत ज़रूरी है अपने लिए। ये फीलिंग्स समझ के इन्हें एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो फीलिंग्स अंदर ही अंदर हम दबा दें, कहीं कोने में छुपा दें, तो वो किसी न किसी तरीके से बाद में बाहर आएंगी और तब हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होगा। जैसे कि लोग कई बार सब्सटेंसेस ज़्यादा, अल्कोहल का ज़्यादा लेना, कोई भी पदार्थ ज़्यादा लेना उस इमोशन से कोप करने के लिए, उसको हटाने के लिए। कई बार सुन्न पड़ जाना भी एक तरीका है इमोशंस को एक्सेप्ट ना करने का, जो हम महसूस कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट ना करने का। तो ज़रूरी है कि हम उन इमोशंस के बारे में, जो हम महसूस कर रहे हैं उसके बारे में लिखें कहीं पे, या किसी से उसके बारे में बात करें जहाँ पे भी हमें सेफ लगे। समझने के बाद उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट करना कि जो ये शोक है, जो हमारी उदासी है, जो हमारा दुख है, हमारा पेन है, वो हमारे लव का, हम उस इंसान, वो हमारा कितना करीबी इंसान था या हम उससे कितना प्यार करते थे, ये उसका एक सिंबल है। तो इसको अपने कितना आप उस इंसान के बारे में केयर करते थे, आपकी जो उम्मीदें थी, ये सब उसका एक सिंबल है। उसी की वजह से आपको ये सब महसूस हो रहा है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है और उसका कोई मतलब है आपके लिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास जो भी लोग आपको लगता है कि आपकी केयर करते हैं, आपको समझते हैं, उनको रीच आउट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके कोई क्लोज़, चाहे वो ऑफिस स्पेस में हो, जिसे आप समझते हैं कि वो इंसान समझेगा आपकी प्रॉब्लम को, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है। रिलेटिव्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जो भी आपको सेफ लगता है और आपकी फीलिंग समझ सकता है, उनसे बात करना ज़रूरी है।
कई जगह पे सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, जैसे कोविड पैंडमिक में बहुत लोगों ने अपने करीबियों को खोया है, बहुत लॉस देखा है। तो कई सपोर्ट ग्रुप्स हैं कि जो ग्रीफ से डील करने का, शोक से डील करने के बात करते हैं। जो भी लोग उससे गुजर रहे हैं आपस में एक दूसरे को हेल्प करते हैं उससे बाहर निकलने में। अपने आप को अकेला नहीं रखना है, जितना हो सके लोगों को रीच आउट करना है, हेल्प मांगनी है। इसमें कोई वीकनेस नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और ये सबके साथ हो सकती है। आपको बस उस स्टेज में पता रहना है कि जो हमें सेफ लगे हमें उससे बात करनी है और हेल्प मांगनी है। अपनी फिजिकल हेल्थ का, शारीरिक हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है। हमारा स्वास्थ्य कैसा है, ठीक से खाना खाना, किसी भी तरह का व्यायाम करना, बहुत रेस्ट लेना, अपना कैसे ख्याल रखना है शारीरिक तरीके से भी, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसी स्थिति में इंसान कई बार वो भी नहीं कर पाता और उस वजह से हमारे जो मानसिक स्वास्थ्य है वो भी बिगड़ता जाता है। पेशेंस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साथ ही साथ मतलब समय लगेगा इस चीज़ से बाहर निकलने में, आप एकदम से नहीं निकल पाएंगे। एफर्ट लगता है, समय लगता है किसी भी लॉस से डील करने के, किसी को भी खोने के बाद उससे बाहर निकलने में। हमारी लाइफ बहुत लोगों की बदल जाती है उसके बाद, लेकिन समय लगता है, लेकिन आप इससे बाहर निकल सकते हैं। तो वो पेशेंस रखना, सांत्वना रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जो कर सकते हैं ऐसी सिचुएशन में, हमारे यहाँ हमारी सोसाइटी में बहुत रिचुअल्स होते हैं। जब भी कोई चला जाता है, किसी हम कोई भी लॉस होता है, कोई भी डेथ होती है, तो उसके बाद एक रिचुअल्स होते हैं उस इंसान के बाद, जो कि कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक चल सकते हैं। उन रिचुअल्स को अटेंड करना भी एक तरीके से हमें मदद करता है उस दुख से बाहर निकलने में। मेमोरियल सर्विसेज होती हैं, लोगों को याद करने के लिए सर्विस होती है, उनके बारे में बात करने की सर्विसेज होती है, उनका भी यही फंक्शन होता है। जब हमारे यहाँ कभी कोई नहीं रहता तो लोग घर सांत्वना देने आते हैं, बहुत लोग उसके बारे में बात करते हैं, उस इंसान के बारे में। उसकी भी एक वजह है, वो हमें मदद करता है अपना गम जो है, जो भी दुख है, उसे एक्सप्रेस करने में। तो वो करना ज़रूरी है। जो भी आप उस इंसान के लिए अपनी तरफ से भी कुछ रिचुअल रख सकते हैं, जैसे उनके लिए कहीं पे कोई कैंडल लाइट करना, या फिर कुछ लोग कहीं पे ट्री प्लांट करना, ये सब उस इंसान को याद रखने का और आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। कोई भी नेगेटिव फीलिंग्स हैं, गुस्सा, गिल्ट, पुरानी चीज़ें सोच के कि हमने ये नहीं किया या वो नहीं किया उस इंसान से, उदासी, इनको बदल के कोशिश करना है कि माफ़ कर देना, कुछ भी जो मन में रखा है उसे जाने देना। ग्रैटिट्यूड कि जो हुआ उसमें, उस इंसान के साथ जो आपने अच्छे मोमेंट शेयर किए उनको याद करना, किसी भी तरीके की जो गुस्सा है उसे लेट गो कर देना, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे पॉजिटिव इमोशंस को अपनी लाइफ में लाना बहुत ज़रूरी है। किसी भी तरीके से अगर आप इस दुख से कोप कर रहे हैं जो आपको मदद नहीं कर रहा है, जैसे लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देना, या फिर अल्कोहल का ज़्यादा यूज़ कर देना, कोई भी पदार्थ ज़्यादा यूज़ करना, ये आइडेंटिफाई करना कि हम ऐसा कुछ कोपिंग यूज़ कर रहे हैं और ये हमें मदद नहीं करेगा लॉन्ग टर्म में। कई बार हमारे स्पिरिचुअल सेल्फ से कनेक्ट करना भी बहुत हेल्प करता है। स्पिरिचुअल सेल्फ मतलब कि जो हमारे एक्स्ट्रा कॉस्मिक पावर्स होती हैं, जैसे कई लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं, आध्यात्म में बिलीव करते हैं और समझते हैं कि हम सबके अंदर एक हीलिंग की जो कैपेसिटी होती है, कि हम सब हील हो सकते हैं धीरे धीरे। उस तरह के अपने उस पार्ट से जो कि उससे जुड़ा है, हीलिंग से जुड़ा है, उससे जुड़ने से भी कई लोगों को बहुत मदद मिलती है। ज़िंदगी में कई चीज़ें बहुत अनसर्टन होती हैं, हमारा फ्यूचर पे कोई कंट्रोल नहीं है और हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा। ये चीज़ सोच के भी कई लोगों को बहुत परेशानी होती है और वो दुख और गुस्सा बढ़ा देता है, घबराहट बढ़ा देता है। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि हमारा फ्यूचर पे कोई कंट्रोल नहीं है, या क्या होता है जो चीज़ें हमें नहीं पता उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, या हम उन्हें जान भी नहीं सकते, तो ये चीज़ एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है ऐसी सिचुएशन में। जिसको आपने खो दिया है उस इंसान के साथ किसी तरीके का एक कनेक्शन रख के आगे बढ़ना ज़रूरी है।
तो हम किसी भी तरीके से उनको याद कर सकते हैं, उनसे एक कनेक्शन रख सकते हैं कि उनकी मेमोरीज़ हैं, उनकी कोई फ़ोटोग्राफ्स हैं, उनके लिए आपने कहीं पे कोई ट्री प्लांट किया है। और साथ ही साथ आप अपनी लाइफ, जो आपकी लाइफ में जो अब लोग हैं या आपका जो काम कर रहे हैं, जो लोग आपके लिए केयर करते हैं, उनके साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपना हर तरीके से सेल्फ केयर, मतलब अपना ख्याल रखना ज़रूरी है। दिन भर में अपने से, जब आप ऐसी स्थिति से गुज़र रहे हैं, आपका मानसिक स्वास्थ्य पे भी असर पड़ा है, तो आपको अपने आप से पूछना है कि रोज़ मैं एक चीज़ ऐसी करूँगा जो कि मुझे मदद करेगी आगे बढ़ने में, या फिर जो मुझे दिखाएगी कि मैं अपना ख्याल रखना। ये भी हो सकता है कि मैं बस अच्छे से खाना खा रहा हूँ, या मैं व्यायाम ले रहा हूँ, या फिर मुझे जो पसंद है मैं रोज़ आधा घंटा वो काम कर रहा हूँ। बट कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़ अपनी लाइफ में बढ़ाना जो आपको दिखाता है कि मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ। इसके साथ साथ जब हम याद करते हैं जिन लोगों को हमने खोया है, तो उनकी लाइफ स्टोरी के जितनी भी मेमोरीज़ हैं, जो भी उन्होंने अच्छा किया है, जो भी पॉजिटिव मेमोरीज़ आपने उनके साथ बिताई हैं, इसमें आप उनकी फ़ोटोग्राफ्स यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको याद है वो चीज़ें किसी से बात कर सकते हैं इसके बारे में। बट इस तरह का नैरेटिव की उनकी लाइफ स्टोरी क्या थी और उसमें कितनी पॉजिटिव मेमोरीज़ थी या मोमेंट्स थी, उनको याद करने से भी इंसान उस लॉस को एक्सेप्ट कर सकता है। ये जो शोक का प्रोसेस है या जो ग्रीफ का प्रोसेस है, इसमें एक पार्ट है जो हम बात कर रहे हैं कि आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना है, फेस करना है कि अब यही रियलिटी है, यही हमारी ज़िंदगी है और वो इंसान यहाँ नहीं है। बट साथ ही साथ जैसा हमने कहा, आपको आगे भी बढ़ते रहना है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीज़ें अलग अलग चलेंगी, ये साथ साथ में होती रहेंगी। तो साथ ही साथ हमें बहुत कुछ महसूस हो रहा है, हम उसकी भी बात कर रहे हैं किसी से, हमें जो महसूस हो रहा है हम उसके बारे में लिख रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो गुस्सा है, उदासी है, उसको लेट गो कर सकें, उसको समझ सकें, उससे बाहर निकल सकें। और साथ ही साथ हम कुछ ना कुछ ऐसा कर भी रहे हैं हमारे एक्शंस में, हमारे व्यवहार में, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। जैसे हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें, जैसे कि आज मुझे उठ के घर में ये काम करना है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, या फिर मुझे अपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन वर्क करना है। जो भी हमारा रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हम उन्हें भी साथ साथ अगर कर पा रहे हैं, तो वो भी मूविंग ऑन का एक प्रोसेस है कि हम आगे बढ़ रहे हैं उस चीज़ से। एक और चीज़ जो बहुत बार शोक में या ग्रीफ में किसी के चले जाने के बाद हो सकती है, स्पेशली अगर आपने ऐसे एक्सपीरियंस किया है कि जो किसी के जाने का कारण था वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था, बहुत गंभीर था, किसी बहुत ही हिंसक तरीके से इंसान नहीं रहा, या किसी जो हमें बिल्कुल जिसकी उम्मीद नहीं थी। जैसे कि हमने कहा कि आपके साथ जिन सिचुएशंस, परिस्थितियों का आप सामना करते हैं, वो रिस्क हमेशा होता है। या फिर इवन कोविड में कई लोगों ने इस तरीके से अपने करीबियों को खोया था। तो ऐसे में फ्लैशबैक्स, मतलब पुरानी यादें दिमाग में किसी भी तरीके से बार बार आना, जिसमें कि हम बिल्कुल चौंक जाते हैं, या हम कहीं बैठे हैं और एकदम से वो बातें हमारे दिमाग में आने लग गई हैं, कुछ इमेजेस आने लग गई हैं जो हमें परेशान करती हैं। ऐसी भी आना बहुत कॉमन चीज़ है, ऐसा भी हो सकता है। कभी कभी हम उस इंसान से रिलेटेड कोई भी जगह पे हैं, कोई भी इंसान है या कोई भी चीज़ है उनसे रिलेटेड, वो ऐसे फ्लैशबैक्स या पुरानी यादें मुश्किल ट्रिगर कर सकता है, उनको ला सकता है। सो ऐसे सिचुएशन में अगर आपको फ्लैश आ रहे हैं, अगर आपको पुरानी कोई भी ट्रॉमेटिक यादें आ रही हैं, गंभीर यादें आ रही हैं, तो अपने आप को याद दिलाना है कि ये सिर्फ एक याद है, या ये नाइटमेयर में भी आ सकती है, मतलब रात को बहुत ही भयानक सपने आना जिसमें आप एकदम डर के उठ जाएं। तो अपने आप को उस वक्त याद दिलाना ज़रूरी है कि ये सच नहीं है, अभी मैं सेफ़ हूँ, अभी ये सिर्फ एक याद है या फिर सिर्फ एक बुरा सपना है, मैं अभी सेफ़ हूँ और मैं किसी भी तरीके के डेंजर में नहीं हूँ। अपने को किसी ऐसी जगह पे ले जाना, किसी ऐसे इंसान के पास ले जाना जहाँ पे आपको सेफ़ लगे, सुरक्षित महसूस हो और ठीक महसूस हो, उस वक्त ज़रूरी है। इसके साथ साथ रिलैक्सेशन, जिसकी हमने पहले भी बात की थी, कि किसी भी तरीके से अपनी बॉडी को रिलैक्स करने का, अपने शरीर को एकदम रिलैक्स करने की ज़रूरत है।
आराम की स्थिति में हो, आपका शरीर टेंशन में ना हो। तो ऐसे में डीप ब्रीदिंग करना, गहरी सांसें लेना, कोशिश करना है कि सांस जो है आप अपने पेट पे हाथ रखें और सांस लेंगे तो पेट बाहर निकलेगा, सांस बाहर लेंगे तो पेट अंदर जाएगा। एकदम अंदर तक आप गहरी गहरी सांसें लें, वो पूरे शरीर को रिलैक्स करने में मदद करता है और घबराहट और पैनिक हटाता है। हमने और माइंडफुलनेस की भी बात की थी, मतलब अपने आप को इस मोमेंट में, अभी या आज में कैसे वापस लाएं। ऐसे में हम अपनी जो इंद्रियां हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसा स्मेल करना, जैसे कि कोई बहुत ही सूदिंग सी स्मेल, जैसे कि कोई भी इंसेंस स्टिक्स होती हैं, अगरबत्तियाँ होती हैं, या कुछ ऑयल्स होते हैं ऐसे जो कि बहुत अच्छा स्मेल करते हैं, हमें बहुत काम डाउन करते हैं, उन्हें यूज़ करना। कुछ ऐसा टेस्ट करना जो हमें बहुत एकदम से हमारी टेस्ट बड्स को एक्टिवेट करे, हमारा टेस्ट करने की जो इंद्रियां हैं उन्हें एक्टिवेट करे। तो कुछ ऐसा खाना, या फिर कभी कभी अपने आप को बहुत ज़ोर से पकड़ना। कोई जब हमें हग करता है तो हमारा जो टच का सेंसेशन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है। कुछ बहुत ही सूदिंग सा सुनना, कुछ अच्छा सा सॉफ्ट म्यूज़िक हो सकता है, कुछ भी ऐसी आवाज़ें हो सकती हैं जो बहुत कामिंग हो, मेडिटेशन हो सकता है। अपने आसपास कुछ ऐसा देखना जो हमें बहुत काम डाउन करे, ऐसे में ज़रूरी है। इसके साथ साथ अपने जो थॉट्स हैं, जो भी विचार उस वक्त दिमाग में आ रहे हैं, उनको हटा के एकदम प्रेजेंट मोमेंट में आना। इसके लिए आप ज़ोर से अपने पैर ज़मीन पे मारेंगे तो आपको एकदम फील होगा वो प्रेशर, और आप इस मोमेंट में आ जाएंगे। जो भी मेमोरीज़ आ रही हैं, फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, पुरानी इमेजेस दिमाग में आ रही हैं मुश्किल, उनसे हम वापस अपने आप को यहाँ ला सकते हैं। अपने आप को एकदम खड़े कर लेना, या हाथ ज़ोर से ऐसे रखना, या पैर ज़ोर से रखना। उससे अपने आप की तरफ बहुत ज़्यादा नरमी से पेश आना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में अपने नेगेटिव या नकारात्मक चीज़ें बोलने की बजाय किसी जिससे को आप बहुत विश्वास करते हैं, किसी ऐसे इंसान से बात करना जो आपको बहुत ही नरमी से आपसे बात कर सकता है, और ऐसी चीज़ें करना जो आपको पसंद है, वो बहुत ज़रूरी है ये दिखाने के लिए कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं। तो ये तो चीज़ें थी जो हम सब कर सकते हैं अगर हम ऐसी किसी स्थिति से गुजर रहे हैं। नाउ व्हाट कैन वी डू एज अ कम्युनिटी? हम जो हमारा वर्क प्लेस है वहाँ पे, या फिर एज अ कम्युनिटी हम क्या कर सकते हैं हम सब। जो एज अ कम्युनिटी, या जो जहाँ हम काम कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल जगह पे, एक चीज़ जो हम अपने आसपास के, अगर हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास कोई शोक से गुजर रहा है, किसी ने किसी को खो दिया है, तो सबसे पहली चीज़ है कि आप उनके लिए रहें वहाँ पे। उनको कुछ एडवाइस नहीं देनी है, उनको कुछ सोल्यूशन नहीं देना है, बस उनके लिए वहाँ पे रहना है, उनको सुनना है। आप अगर उनके पास जाके बैठ भी गए हैं और कुछ बात नहीं कर रहे हैं, वो भी बहुत है अभी। और वो अगर आपसे बात कर पा रहे हैं, थोड़ा समय लेके आपको कुछ बता रहे हैं, और आप बस वहाँ बैठ के सुन भी रहे हैं, तो वो बहुत है उनकी मदद करने के लिए। इसके अलावा प्रैक्टिकल तरीक़ों से आप मदद कर सकते हैं। हम आपको कुछ काम में मदद कर सकते हैं। अगर ऑफिस में है कोई, तो उनकी किसी काम में मदद कर देना, या कोई घर पे है तो उनको घर के जो काम है उनमें थोड़ी मदद कर देना। इस तरीके से आप मदद कर सकते हैं। कई बार एज अ कम्युनिटी एक साथ, जो अगर आपने किसी को खोया है और आप उससे गुजर चुके हैं, तो कोई जो सर्वाइवर है, जो उस चीज़ से ऑलरेडी गुजर चुका है, अगर आपके कोई और सहकर्मी हैं जिन्होंने भी अपने किसी दोस्त को खोया है उसी तरीके से, तो उनसे बात करना बहुत ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि उन्हें शायद आप जो जिस चीज़ से गुजर रहे हैं वो समझ सकते हैं, और वो आपको उसकी बात करके हेल्प भी कर सकते हैं, आपको सुन के हेल्प भी कर सकते हैं। किसी से बात करना जो कि सर्वाइवर है ऐसी चीज़ का, हेल्पफुल है। ऑर्गेनाइजेशन में, कम्युनिटी में सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, ग्रीफ ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं। ग्रीफ ग्रुप्स मतलब कि आप आपस में एक ग्रुप बना सकते हैं, जो लोग भी ऐसे किसी चीज़ से गुजरे हैं, तो एक समय निकाल के कॉन्फिडेंशियल ग्रुप जहाँ पे आप ये सब बातें कर सकें, ऐसे ग्रुप्स भी इम्पॉर्टेंट हैं। कई बार अगर हमारे पास कुछ एडवाइस है, कुछ ऐसे विचार हैं, कुछ ऐसा हमें लगता है हम बोल सकते हैं जो दूसरे इंसान को हेल्प करेगा, या हमें लगता है कि हमें कुछ अपने शौक से ऐसा पता चला है, ऐसे विचार आए हैं जो आगे किसी और को हेल्प करेंगे जो इससे गुजर रहा है, तो ये सब चीज़ें कहीं पे लिख के एक जगह पे रखना, ताकि आप किसी और की आगे चल के मदद कर सकें।
जिन लोगों को हमने खोया है, आई थिंक हम ये चीज़ करते भी हैं अपनी सोसाइटी में, लेकिन जिनको हमने खोया है उन सबको याद करने का तरीका, जैसे कि वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस, एक जगह उनकी याद रखना या जो बनाए जाते हैं वो भी हेल्प करते हैं एज अ कम्युनिटी हमें व्यक्त करने के लिए कि हमें ये दुख महसूस हो रहा था और हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। सो ये सब चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हम में से कोई भी अगर ऐसे कोई भी लक्षण महसूस कर रहा है, हमने किसी भी करीबी को खोया है और हमने ऐसा महसूस किया है, तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि हमारा शोक बहुत बढ़ गया है, हम इन फीलिंग्स को प्रोसेस नहीं कर पाए हैं, हमें जो भी महसूस हुआ हमने वो दबा दिया है, या अभी तक बहुत लंबा चले जा रहा है, हमें काम करने में, लोगों से मिलने में बीच में आ रहा है, तो हमें समझना है कि इस वक्त हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत है, चाहे वो आपके आसपास के लोग हों या फिर अगर सिचुएशन ज़्यादा बढ़ गई है तो किसी प्रोफेशनल, किसी भी मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक से आप मदद ले सकते हैं। थैंक यू।